गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है लिटिलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर 11। ठीक है, तो अपना जो लेक्चर 11 है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन बात कर रहे थे लेक्चर 10 में अपन ने देखा था कि जो राजस्थान में जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स थे उनके बारे में जानने की कोशिश की थी कि पीजेंट मूवमेंट्स हुए क्यों। इससे पहले अपन ने ट्राइबल मूवमेंट्स देखे, एक ही मूवमेंट देखा, भगत मूवमेंट देखा। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं कि राजस्थान में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए उनके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, तो रीजंस की अपन बात करें पीजेंट मूवमेंट में सबसे पहले तो देखो बेटा, reasons behind peasant movement। ओके, रीजंस बिहाइंड पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट जितने भी मूवमेंट्स हुए उनके पीछे जो रीजन क्या थे, रीजंस की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन की ओर अपन चलते हैं। तो फर्स्ट रीजन आप देखो, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स के प्रभाव की वजह से। आपको पता है कि इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था लगभग 1600 में यहाँ पर ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ से जो है ट्रेड करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, आपको इसके बारे में बताया भी था। इसके बाद में ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था। इसके बाद में आपने देखा था 1857 का रिवोल्ट भी देखा था। ठीक है, वो किस बात के लिए था? फ्रीडम के लिए था। ठीक है, तो ये जो मतलब जितने भी मूवमेंट्स चलते आ रहे थे वो ब्रिटिशर्स से फ्रीडम के लिए थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूलिंग थी। ठीक है, रूलिंग थी तो ब्रिटिशर्स का जो प्रभाव था वो जितने भी यहाँ के रूलर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स द रूलर डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर सब्जेक्ट। ब्रिटिशर्स के प्रभाव की वजह से यहाँ के जितने भी रूलर्स थे वो अपनी प्रजा के लिए जो है अटेंशन नहीं पे करते थे उनको। ठीक है, उनकी ओर ध्यान वो बिल्कुल भी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किनका प्रभाव था? ब्रिटिशर्स का। पहले तो मैंने, आप देखो यहाँ पे देखो फिर से आएगा, द रूलर एंड जागीरदार एज्यूम दैट देयर मेयर एक्सिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश रूलर्स। यहाँ के जो रूलर्स थे और यहाँ के जो जागीरदार थे वो धीरे धीरे किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे? ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। देखो यहाँ पे जो सिस्टम था, therefore the dependence of the ruler on जागीरदार्स and the dependence of the जागीरदार on the farmers continued to weaken। देखो बेटा, देखो आप देखना, एक मतलब श्रृंखला सी बनी हुई थी। किस तरह से? रूलर्स, उनके नीचे आ गए थे जागीरदार। ओके, फिर इनके नीचे थी कौन? मतलब सब्जेक्ट, जनता थी। ठीक है, फार्मर्स। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्या बनी हुई थी? एक चेन बनी हुई थी। इसमें ये जो रूलर्स थे वो किसके ऊपर डिपेंड होते थे? जागीरदारों पर। रूलर्स किसके ऊपर डिपेंड थे? जागीरदारों पर। क्यों? क्योंकि जागीरदार इनको क्या देते थे? टैक्स देते थे, लगान देते थे, रेवेन्यू देते थे। ठीक है, तो रूलर्स किससे रेवेन्यू मांगते थे? जागीरदारों से। और जागीरदार किससे रेवेन्यू मांगते थे? किसानों से रेवेन्यू मांगते थे। ये चीज समझ में आई? तो रूलर्स किसके ऊपर डिपेंड हुए? जागीरदारों पर। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू उनको कौन पे करता था? जागीरदार पे करते थे। ऐसा तो था नहीं कि ये जो मतलब रूलर्स थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो सीधा किसानों से आकर कर वसूल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो जमीन थी वो जागीरदारों को दे देते थे, जागीरदार जमीनों को किसानों में बांट देते थे। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद में कौन? पीएम। ठीक है, पीएम ने भी अपना जो है सभी स्टेट में सीएम बना रखे हैं। तो वही वाला सिस्टम था कि रूलर्स किसके ऊपर डिपेंड थे? जागीरदारों पर। ठीक है, जागीरदार किसके ऊपर डिपेंड थे? फार्मर्स पर। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस था वो क्या हो गया? धीरे धीरे फिनिश हो गया था, धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अब जो है ये फार्मर जो थे इनका रोल लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों रूलर्स और जागीरदार दोनों के ऊपर किसका प्रभाव था? ब्रिटिशर्स का प्रभाव था। जागीरदार और रूलर्स जो भी थे उनके ऊपर अब किसका प्रभाव पड़ चुका था?
वो ये किसके लिए काम करने लगे थे? पहले तो ये जनता के लिए काम करते थे, लेकिन अभी किसके लिए काम करने लगे थे? ब्रिटिशर्स के लिए काम करने लगे थे। ठीक है, तो अब किसानों का प्रभाव कम हो गया, और ये जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, ये किसके प्रभाव, ये किसको प्रभावित कर रहे थे? रूलर्स और जागीरदारों पर। ठीक है, अब देखो इस वजह से भी क्या हुए? आंदोलन हुए। अब देखो इसमें, हाँ सेकंड देखो, इन द एडिशंस to with collecting excess revenue, the begar and the lagan taken from farmers was increasing significantly. अब देखो धीरे धीरे जो मतलब लगान और उनकी जो बेगार थी वो क्या की जा रही थी? वो बढ़ाई जा रही थी। ठीक है, उसको क्या किया जा रहा था? बढ़ाया जा रहा था। अब देखो इन सम स्टेट द नंबर ऑफ सच टैक्सेस वर एवन मोर देन 300। कुछ स्टेटों में तो जो टैक्स कितने प्रकार के लिए जाते थे? 300 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। तो अब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि 300 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं, मतलब कितना रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा है, किसानों से। ठीक है, तो ये भी एक क्या था? ये सबसे बड़ा रीजन यही था कि इनके टैक्स इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी बेगार जो थी वो भी बढ़ाई जा रही थी। किसानों की बेगार भी क्या की जा रही थी? बढ़ाई जा रही थी। ठीक है, बेगार का मतलब आप समझते हो, बंधुआ मजदूरी से। अब देखो इसमें इन दिस पीरियड, इसी समय द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली एज मैनी पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशंस। अब देखो इसी समय में, इस दौरान जो था, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स, कृषि से संबंधित जो श्रमिक थे, उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। लोग किसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे थे? मतलब अलग जो मतलब ऑक्यूपेशंस थे, अलग रोजगार के जो साधन थे, उनके बजाय लोग अब किसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे? खेती के ऊपर डिपेंड हो रहे थे। ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स द जागीरदार स्टार्टेड एक्टिंग मोर एरोगेंटली। अब देखो जैसे जैसे लेबर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जागीरदार जो थे वो लेबर्स का क्या करते जा रहे थे? शोषण करते जा रहे थे। ठीक है, लेबर्स का क्या करते जा रहे थे? शोषण करते जा रहे थे, और उनके रुख में जो है कठोरता आ रही थी। ठीक है, अब फोर्थ देख लो आप इसमें, द स्विंग आउट इन एग्रीकल्चर प्राइजेज वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। जो एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस थी, ठीक है, वो भी क्या नहीं थी इनके लिए? मतलब लाभदायी जो है वो नहीं थी। मतलब इनको इतनी उनको प्राइजेस नहीं मिल रही थी जितना ये प्रोडक्शन कर रहे थे। अब देखो ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइजेज द सेविंग ऑफ द फार्मर वर रिड्यूस्ड। मतलब कहने का मीन ये था कि जो यदि प्राइसेस जो थी वो अगर कम हो रही थी, गिर रही थी, तो किसान क्या नहीं कर पा रहे थे? सेविंग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वेयर एज इन केस द इंक्रीज इन प्राइजेस, लेकिन यदि किसी केस में यदि प्राइजेस बढ़ जाती थी, किसानों के लिए दोनों ही चीज़ें लाभदायक नहीं थी, चाहे वो मतलब प्राइजेस इंक्रीज हो रही हो या प्राइजेस रिड्यूस हो रही हो, दोनों ही चीज़ें जो है लाभदायी नहीं थी, बेनिफिशियल नहीं थी। दोनों ही चीज़ें इसलिए नहीं थी, यदि प्राइजेस कम हो रही है तो उनकी सेविंग नहीं हो रही, प्राइजेस यदि कम हो रही है तो सेविंग नहीं हो रही, और यदि प्राइजेस बढ़ रही हैं तो देखो क्या हो रहा था? In case of increase in prices, they could not get any profit because the Jagirdar used to collect land revenue from them in the form of commodities. देखो यदि उनकी फसलों की कीमतें यदि उनको ज़्यादा मिल रही थी, प्राइसेस ज़्यादा मिल रही थी, तो जागीरदार उनसे रेवेन्यू भी ज़्यादा ले रहे थे। ठीक है, यदि फसलों की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, तो जो जागीरदार थे उनसे रेवेन्यू भी बढ़ा कर ले रहे थे। यदि कीमतें कम थी तो किसानों के पास सेविंग नहीं हो रही थी, वैसे ही नुकसान था। यदि उनके प्रोडक्शन की प्राइसेस रिड्यूस करके वो सेलिंग कर रहे हैं तो उन्हें कोई वैसे भी प्रॉफिट नहीं है। यदि उनके प्रोडक्शन की मतलब प्राइसेस हैं वो हाई मिल रही हैं तो जागीरदार उनसे हाई रेवेन्यू ले लेते थे, तो बचत किसानों को तो हो ही नहीं रही थी। ज़्यादा प्राइसेस मिल रही हैं तो उन जागीरदारों को देना पड़ रहा था, तो किसानों को तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। अब लेकिन देखो आफ्टर adopting the British administration system, the kind of the pattern outlook of जागीरदार towards the farmer changed. अब देखो जैसे ही
ब्रिटिश प्रशासन जैसे ही शुरू हुआ या लागू हुआ, वैसे ही जो है जो काइंड एंड पेरेंटल आउटलुक ऑफ जागीरदार टुवर्ड्स द फार्मर चेन, जो मतलब जागीरदारों की जो दया थी या जागीरदारों का किसानों के प्रति जो रवैया था वो क्या हो चुका था, अब चेंज हो चुका था। ठीक है, मतलब जागीरदार अब उनके साथ बहुत जो है मिसबिहेव करने लगे थे। ठीक है बेटा, तो इसके 5 रीजन हैं, 5 रीजन आप आराम से लिख सकते हो, साफ साफ दे रखे हैं सारे रीजन्स। अब देखो इसमें आप इसमें फर्स्ट रीजन आप इसका यही लिखोगे, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स rulers did not pay attention सब्जेक्ट। सेकंड में आप यही लिखोगे, in additional to which collecting excessive revenue the begar and lagan taken from farmer was increasing significantly। अब देखो बस यही लिखना है, इतना ही लिखना है इसमें, the additions collecting excessive revenue the begar lagan taken farmers increasing significantly। ओके, थर्ड ड्यू टू increasing number of agricultural labors the Jagirdars started acting more arrogantly। ओके, फोर्थ में देखो, the swing out in agriculture prices was not beneficial for the farmer। मतलब कमी या ज्यादा कुछ भी हो, किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, agriculture prices was not beneficial
बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। ओके, फिफ्थ में आप लिख सकते हो, ये पूरा आएगा इसमें, फिफ्थ वाला जो लाइन है वो पूरी आएगी, ठीक है। तो आप इसमें से इस तरह से जो है लिख सकते हो, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, ठीक है। देन यू विल आंसर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स द रूलर्स डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर सब्जेक्ट, एंड सेकंड देयर इन एडिशंस विद द कलेक्टिंग एक्सेसिव रेवेन्यू द बेगार एंड लगान टेकन फ्रॉम फार्मर्स वाज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। Now third, due to the increasing in number of agricultural laborers, the Jagirdar started acting more arrogantly, and the swing out in agriculture prices was not beneficial for the farmers. Okay, now your reasons are complete. Now we will start बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट भीलवाड़ा, ठीक है। एक बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट हुआ था भीलवाड़ा में, ठीक है, उसको अपन देखेंगे। रीजन्स आपको समझ में आ गए। देखो ये जितने भी जो रीजन्स थे वो सभी पीजेंट्स में इसी तरीके के रीजन्स थे, जितने भी, जैसे अपन ने बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट अब आप देखोगे तो उसमें यही सारे रीजन्स आपके सामने आएंगे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो रूलर्स थे, वो अपनी सब्जेक्ट की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहे थे, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरा, उन्होंने जो है रेवेन्यू बढ़ाया, रेवेन्यू के साथ में बेगार और लगान भी बढ़ा दी, ठीक है। तीसरा, जो एग्रीकल्चर लेबर्स की जैसे इंक्रीजिंग हो गई थी, जागीरदारों ने मतलब इनके साथ में बुरा बिहेव करना या उनके साथ कठोर व्यवहार रखना शुरू कर दिया था। फोर्थ, देखो कि जो एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस थी वो चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, किसानों को तो कोई फायदा हो नहीं रहा था, ठीक है। तो वही सारी चीजें जो हैं अब आने वाली है। ये चीज समझ में आ गई आपको, चारों रीजंस। अब देखेंगे अपन बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की, जो कि भीलवाड़ा में हुआ था। अभी भी आपको ध्यान है कि पूरे देश भर में जो है अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो बिल लाई है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट जो अभी पूरे ऑल इंडिया में क्या चल रहा है, अभी पीजेंट मूवमेंट चल रहा है। उसी तरीके के पीजेंट मूवमेंट उस वक्त हो रहे थे। देखो बेटा, now we will see about Bijolia peasant movement. बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट वाज द पायनियर ऑन अदर मूवमेंट्स इन राजस्थान। ये आपको ध्यान में रखना है। विच मूवमेंट वाज द पायनियर ऑफ अदर पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। पायनियर का मीन मतलब पथ प्रदर्शक अपन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट वाज द पायनियर ऑफ other peasant movements in राजस्थान। मतलब पहला पीजेंट मूवमेंट कौन सा था, बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के नक्शे कदम पर आगे जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे वो सब जो हैं हुए थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस रेंज वर फ्रॉम द ढाकर कास्ट। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो किसान थे वो कौन सी कास्ट के थे, धाकड़ कास्ट के थे, ठीक है बेटा। अब तो देखो इसमें इन 1894 की बात है, ठीक है। टिल देन टाइम ऑफ डेथ ऑफ राव गोविंद दास ऑफ बिजोलिया द फार्मर वॉज नॉट इन एक्सट्रीम अपोजिशंस ऑफ जागीरदार। अब देखो 1894 में जब राव गोविंद दास बिजोलिया के थे, ये इनकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद में देखो द फार्मर्स वॉज नॉट एक्सट्रीम अपोजिशंस ऑफ द जागीरदार्स। जो जागीरदार थे, ठीक है, राव गोविंद दास की मृत्यु
तक तो किसानों को जागीरदारों के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। कब तक की बात है ये बेटा? 1894 तक की बात है। ठीक है, मतलब पहले जागीरदार कौन थे? राव गोविंद दास थे। तो उनके समय तक तो किसान उनसे सेटिस्फाई थे, अच्छा चल रहा था। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में देखो, बट इन 1894 द न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार किशन सिंह introduced several changes in the ठिकाना एंड जागीर पॉलिसीज। अब देखो इसके बाद में एक नए जागीरदार बनाए गए कृष्ण सिंह। ठीक है, उन्होंने ठिकाने में और जागीरे में बहुत सारे के जो हैं क्या किए? चेंजेस किए, बदलाव किए, बहुत सारे की नीतियों में बदलाव किए। इन दिस टाइम अराउंड 87% ऑफ द इनकम ऑफ फार्मर्स वॉज टेकन अवे बाई जागीरदार्स थ्रू 84 टैक्सेस एंड रेवेन्यूज। देखो 1894 तक की बात है कि 1894 में किसानों की लगभग 87% किसानों की जो इनकम होती थी 87% इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, टेकन अवे। समझ रहे हो आप? 87% मतलब उनके पास सिर्फ कितनी इनकम छोड़ी जाती थी? ओनली 13% इनकम। किसानों के पास में उनकी कितनी इनकम छोड़ी जाती थी? ओनली 13% जो है इनकम जो किसके पास में छोड़ी जाती थी? किसानों के पास में छोड़ी जाती थी। बाकी अदरवाइज 87% जो इनकम थी किसानों की वो ले ली जाती थी किसके द्वारा? जागीरदारों के द्वारा। किसके रूप में? रेवेन्यू लगान के रूप में। और उस वक्त रेवेन्यू कितने थे? 84 टाइप्स के। 84 टाइप्स रेवेन्यू। ठीक है, टेकन अवे यहां पे लिख दो बाई 84 टाइप्स रेवेन्यू एंड लगान। समझ में आई आपको? मतलब ये जो कृष्ण सिंह आया था तो कृष्ण सिंह ने क्या किया? किसानों की जो लगभग 84% किसानों की लगभग 87% जो इनकम थी वो ले लेता था किसके जरिए? लगभग 84 टाइप्स के रेवेन्यू लगान लगाकर। अब आप समझ सकते हो कि किसानों के ऊपर कितना बर्डन था। ठीक है, वो अपनी इनकम का ओनली 13% ही अपने पास रख सकते थे, बाकी 87% किसको देना पड़ता था? जागीरदारों को देना पड़ता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसानों को कितना लॉस हो रहा था। ठीक है, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कितना उनका शोषण हो रहा था। ठीक है बेटा, तो देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये चीज आपको समझ में आ गई। इवन आफ्टर दिस दे वर फोर्स टू डू एडिशंस बेगार। इसके बाद भी उनसे किस चीज के लिए दबाव डाला जाता था? उनके ऊपर बेगार के लिए भी उनके ऊपर क्या डाला जाता था? बेगार का मतलब ये होता था बड़े बड़े जागीरदार और जो मतलब रूलर्स वगैरह थे उनके घर की मजदूरी वो करते थे, मतलब अपनी इनकम भी देते थे और इनकम देने के बाद में भी जो है वो लोग क्या करते थे? बेगार और करते थे। उनकी बेगार से मतलब ये था उनके घर का सामान लाना ले जाना। ठीक है, वो सारे काम भी जो है क्या कौन करते थे? किसान करते थे। इतना सब कुछ देने के बाद 87% इनकम का पार्ट देने के बाद भी। अब तो देखो 1897 ड्यूरिंग द डेथ फीस्ट ऑफ गंगाराम Dhakar's father in village Girdharpur, thousands of farmers openly discussed their grievances and informed the Maharana of Mewar about their conditions. अब देखो 1897 में जब गंगाराम धाकड़ के पिता की डेथ हो गई और उसका डेथ फीस्ट था। डेथ फीस्ट का मतलब ये होता है मृत्यु भोज था। मृत्यु भोज के मौके पर, जैसे अभी तो अपने यहाँ पे मृत्यु भोज बंद कर दिया गया है लगभग, लेकिन उस वक्त ये था कि सभी गांव के लोगों को बुलाया जाता था। जैसे 10 गांव हो गए, 15 गांव हो गए, लोगों को बुलाया जाता था। तो इतने लोग इकट्ठा हुए उस डेथ फीस्ट पर, और फीस्ट पर इकट्ठा होने के बाद में जो है वहाँ किसानों ने ओपनली डिस्कस किया अपनी मतलब
गिवेशंस का मतलब होता है अपनी पीड़ाओं या अपने दर्द के बारे में सबसे एक दूसरे से डिस्कस किया, और उन्होंने ये फैसला भी किया कि हमें जो है मेवाड़ के जो महाराणा है उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहिए। मतलब उन्हें भी पता हो सकता है, उन्हें ध्यान नहीं हो भाई हमारे साथ इतना जो है अत्याचार हो रहा है, तो लोगों ने डिस्कस किया। अभी आपको बताया ना रूलर्स, फिर रूलर्स के नीचे जागीरदार होते थे, जागीरदार के नीचे फार्मर होते थे, ठीक है। तो रूलर्स को तो पता हो सकता है भाई, पता हो या ना हो भाई किसानों के साथ में किस तरह का जो है रेवेन्यू लिया जा रहा है, किस तरह की लगान ली जा रही है। तो इन सब लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ना हम जो है महाराणा को क्या करें, इस चीज में इंफॉर्मेशन दे। अब देखो, आफ्टर हियरिंग इट द महाराणा अपॉइंटेड एन असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर नेम्ड हामिद हुसैन टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एंड बेगार। अब देखो, महाराणा ने जैसे ही ये कंप्लेंट सुनी तो उसने जो है एक क्या बना दिया, एक जो है असिस्टेंट रेवेन्यू बनाया, ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर बनाया जिसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर बनाया उन्होंने, और उसको जो है एग्जामिन करने के लिए कहा कि किसानों ने जो कंप्लेन की है वो सही है या फिर गलत है, तो उस चीज़ का आप क्या करो, परीक्षण करो। हामिद हुसैन को ये कहा गया कि आप जो है किसानों की स्थिति का क्या लगाइए, पता लगाइए कि किसानों ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत है। ऐसा किसने कहा, महाराणा ने कहा। महाराणा को इंफॉर्मेशन किसने दी अपनी स्थिति के बारे में, किसानों ने दी। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, हामिद हुसैन रिपोर्टेड अगेंस्ट द एस्टेट इन महकम खास बट विदाउट एनी रिजल्ट। देख अब जो थे जो हामिद हुसैन थे जिनको रेवेन्यू ऑफिसर बनाया गया था, उन्होंने महक खास के बारे में जो है या उसके अगेंस्ट रिपोर्ट भी दी कि हाँ जागीरदार जो हैं इस तरह का जो है कर रहे हैं, लोगों के साथ या किसानों के जो है क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो महकमा खास में उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट दी, लेकिन महाराणा ने इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी एक्शन उन्होंने जो है वो नहीं लिया, ठीक है। द स्टेट inserted the state to reduce merely 1 or 2 taxes। अब देखो, instructed the state of reduce merely 1 or 2 taxes। इसके बाद में जैसे उसने रिपोर्ट दी तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को कहा गया। मतलब महाराणा को जो इन्फॉर्मेशन दी उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। 84 टाइप्स के रेवेन्यू थे, तो उसमें से उन्होंने ये कह दिया कि 1-2 जो टाइप के जो टैक्सेस हैं वो क्या कर दो, कम कर दो, बस इतना ही कहा, ठीक है। मतलब किसानों का जो शोषण हो रहा था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सिर्फ महाराणा ने क्या कहा कि 1-2 जो टैक्सेस हैं वो क्या कर दो, आप कम कर दो, बस इतना ही हुआ। दिस इंक्रीज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ राव कृष्ण सिंह। इस वजह से राव कृष्ण सिंह का क्या बढ़ गया, इन्फ्लुएंस या प्रभाव जो था वो बढ़ गया था। ये चीज़ आपको समझ में आई। 1894 तक तो राव गोविंद सिंह बिजोलिया के जागीरदार थे, तब तक तो किसानों के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1894 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में नए जागीरदार कौन बने, नए जागीरदार कृष्ण सिंह बने, जिन्होंने किसानों की 87% इनकम जो है वो ले ली। किस रूप में, 84 टाइप्स के रेवेन्यू और लगान लगाकर, ठीक है। अब ये सब लेने के बाद में जो किसान जो थे वो काफ़ी परेशान भी थे, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब गिरधारी दास के पिता जब मृत्यु हो गई उनकी पिता की, तो उसके बाद उसका डेथ फीस्ट था, मृत्युभोज था। मृत्युभोज पे बहुत साल के गाँव के लोग आए, हजारों आदमी थे, सबने मिलकर डिस्कस किया कि क्यों ना महाराणा को अपनी सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, हो सकता है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाल दे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने महाराणा ने एक रेवेन्यू असिस्टेंट ऑफिसर बनाया। ऑफिसर कौन था, हामिद हुसैन था। हामिद हुसैन को ये कहा गया कि किसानों की स्थिति का पता लगाइए। उसने पता भी लगाया, उसने रिपोर्ट भी की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। बल्कि राव कृष्ण सिंह को क्या कहा गया, ये कहा गया कि आप 1-2 टैक्सेस जो हैं वो क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, बस इतना ही जो है एक्शन लिया गया। इस वजह से राव कृष्ण सिंह का जो प्रभाव था वो और क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगा, अब तो मेरा तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है बेटा।
अब बाकी देखो स्टोरी आगे क्या हुई वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बेटा।